हेलो। आज हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैंने मेंस्ट्रुअल साइकिल को कवर किया था। अगर आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप उस वीडियो को देख लें, फिर उसके बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, आपके सॉल्व हो जाएंगे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ लगभग मैं 30 मिनट का बनाऊंगा। और मैं बता दूं, अगर आप ये 30 मिनट देख लेते हैं तो आपके 4 मार्क्स जो आने वाले क्वेश्चन है, 4 मार्क्स के क्वेश्चन इससे आते हैं, एक क्वेश्चन का वेटेज है, तो वो आपके सॉल्व हो जाएंगे। आप 4 मार्क्स बहुत डिपेंड करता है आपके नीट के सिलेबस के अनुसार, तो आप देख लीजिए। रिप्रोडक्टिव हेल्थ समझने के लिए, डे टू डे लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें। चलिए स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सबसे पहले हम लोग इसके अंदर बढ़ेंगे कॉन्ट्रासेप्शन। आखिर कॉन्ट्रासेप्शन करता क्या, अगर हम लोग देखें तो कॉन्ट्रासेप्शन करता क्या है। कॉन्ट्रासेप्शन इज द प्रिवेंशन ऑफ अनवांटेड एंड अनप्लानेड प्रेगनेंसी के लिए ये हेल्प करता है कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है। दूसरा काम क्या करता है, स्पेसिंग ऑफ चिल्ड्रन में भी ये हेल्प करता है, ठीक। अगर हम लोग दूसरा चीज़ देखें, एक गुड क्वालिटी क्या होना चाहिए कॉन्ट्रासेप्शन का, गुड क्वालिटी क्या क्या होना चाहिए कॉन्ट्रासेप्शन का, तो 5 हम लोग देखेंगे। वो कॉन्ट्रासेप्शन जो कि जिसमें साइड इफ़ेक्ट ना हो, ठीक है, नो साइड इफ़ेक्ट। दूसरा, वो जो इंटरफेयर ना करे सेक्सुअल एक्ट पे, ठीक है, नॉट इंटरफेयरिंग विथ सेक्सुअल एक्ट। तीसरा देखें, लो प्राइस होनी चाहिए उसकी, लो प्राइस होगा तभी लोग ले पाएंगे, और उसकी अवेलेबिलिटी ईजिली हो, ठीक है, मिल सके आसानी से। चौथा देखिए, ईजी टू यूज हो, आसानी से यूज हो सके और डिस्पोज भी कर सके उसे आसानी से। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है, इसके फेलियर रेट बहुत कम होनी चाहिए। अगर फेलियर रेट है तो कॉन्ट्रासेप्शन होने का कोई मतलब ही नहीं है। कॉन्ट्रासेप्शन है, उसका फेलियर रेट बहुत ज़्यादा है, तो आपको पता है अनवांटेड प्रेगनेंसी होता है, जो कि आगे जाके प्रॉब्लम करेगा। आगे हम लोग देखते हैं, कुछ मेथड देखेंगे। अगर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन देखते हैं, 4 मेथड पढ़ेंगे। ये जो नेचुरल मेथड है, नेचुरल मीन्स इसमें ना ही कोई ड्रग यूज हो रहा है, ना ही कोई डिवाइस यूज हो रहा है, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, नेचुरल मेथड में हालांकि साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बहुत कम है, ठीक है, पर इसकी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, पर इसकी फेलियर रेट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, फेलियर रेट बहुत ज़्यादा है। अगर इसके अंदर कुछ कंडीशन देखें हम लोग, तो एक है टोटल अब्स्टिनेंस। इसमें क्या होता है, ये हाइपोथेटिकल थिंकिंग है, जिसमें ना ही दोनों कपल, ना ही मेल ना ही फीमेल, किसी के टच में नहीं आता है, ठीक है, ये एक दूसरे के टच में नहीं है, तो ये है टोटल एब्स्टिनेंस, जो कि पॉसिबल नहीं है, हाइपोथेटिकल हो गया थिंकिंग। अगर हम लोग दूसरा देखते हैं, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, इसमें क्या होता है, कौन से पीरियड सेफ हैं और कौन से पीरियड अनसेफ हैं देखना है। तो इसमें होते क्या है, आपको बता दूं मैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल में कौन सा पीरियड सेफ है और कौन सा पीरियड सेफ नहीं, ये देखेंगे। पर मैं आपको बता दूं, इसमें मिस कैलकुलेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। कैसे, वो भी मैं बताऊंगा आपको। मैंने आपको अभी बताया था पिछले वाले वीडियो में, ओवुलेशन के बाद 24 आवर्स में फर्टिलाइजेशन हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं होता है तो ओवम जो रिलीज हुआ है डे 14 में, वो ब्लाइटेड ओवम में कन्वर्ट हो जाता है और नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो के साथ पास आउट हो जाता है, ठीक। पर प्रॉब्लम कहाँ आती है, मेल की जो स्पर्म होती है उसकी एबिलिटी फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में रहने की, वो है 72 आवर्स तक, आपके बुक फॉर्म में दिए गए हैं। पर आप एक चीज़ जान लीजिए, ये वैरी भी करता है, 5 to 7 डेज तक हो सकता है। तो आप अब अनुमान लगा लीजिए कितना चांसेस है मिस कैलकुलेशन होने का। इसके कारण इसकी फेलियर रेट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। क्यों हो रहा है, क्योंकि स्पर्म की एबिलिटी चेंज भी होती है। अगर हम लोग ये देखें, सेफ पीरियड कौन सा है, अनसेफ पीरियड कौन सा है, किसी फीमेल से अगर आप पूछते हैं लगभग कुछ मंथ से कि उसकी लॉन्गेस्ट साइकिल कितनी दिन की है, अगर उसने बताया लॉन्गेस्ट साइकिल 30 डेज के है, और फोर्टिव साइकिल कितने दिन के है, फोर्टिव साइकिल उन्होंने बताया 24 के है। अब क्या करना है, सेफ पीरियड निकालने के लिए और अनसेफ पीरियड देखने के लिए, इसमें से आपको 10 माइनस करना है और इसमें से 18 माइनस करना है। फोर्टिव में से आपको 18 और लॉन्गेस्ट में से आपको 10 माइनस करना है। इससे क्या होगा, आपको डे मिल जाएगा। कैसे मिलेगा मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, ये मान लीजिए चार्ट है, और यहाँ से मान लीजिए आपका डे 6 है, यहाँ डे 20 तक है। ये वाले जो पीरियड है सेफ नहीं है, क्योंकि इसमें फर्टिलाइजेशन हो सकती है, ठीक है, अनसेफ है। और बाकी वाले सेफ हैं, कहते हैं बाकी वाले सेफ है, पर ये भी मिस कैलकुलेशन होने के चांसेस बहुत हैं। अगर थोड़े से भी मिस कैलकुलेशन हुए तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, ठीक है। तो आप अनुमान लगा लीजिए कितने हाई रिस्क है इसके, फेलियर रेट इसकी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर हम लोग दूसरा मेथड देखें, इसी में एक और है, हम लोग देखें, एक है लैक्टेशनल अमीनोरिया। अमीनोरिया का मतलब होता है लेक ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो, ठीक है। इसमें क्या होता है एक्चुअली, जब कोई फीमेल एक चाइल्ड बर्थ होती है, एक चाइल्ड बर्थ होता है, ठीक है, और उसके बाद कहा क्या जाता है कि 6 मंथ तक उसकी फर्टिलिटी रिड्यूस हो सकती है, पर वो एक हेल्दी वुमेन के लिए होता है। होता क्या है इसमें, अगर हम लोग देखें कंडीशन, हम लोग मान के चलते हैं जो बुक में दिए गए उसी को लेके चलते हैं, फर्टिलिटी रिड्यूस हो सकती है, पर वेरी भी करता है, कभी कभी कुछ 6 मंथ से कम भी होता है, ठीक है। अगर हम लोग देखें क्या होता है, तो सबसे पहले होता है क्या, एक प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है, जो कि निगेटिव फीडबैक करता है जीएनआरएच पे।
मैंने आपको बताया था GnRH एक्ट करता था गोनाडोट्रोपिन पे और वो रिलीज करता था आपका LH और FSH, और यहाँ पे निगेटिव फीडबैक होने के कारण ये डिक्रीज कर देगा LH और FSH का लेवल। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था LH और FSH मिलकर एक फॉलिकल को इतना डेवलप कर रहे थे जो कि वो ओवम रिलीज कर देता था। ठीक है, अब ये LH और FSH तो है नहीं, तो फॉलिकल डेवलप होगा नहीं, ओवम रिलीज होगा नहीं, फर्टिलाइजेशन के चांसेस कम होंगे। इसीलिए ये पीरियड को भी फेप माना जाता है। ठीक है, 6 मंथ तक कहा जाता है। और इरेक्टेशनल अमेनोरिया मैंने आपको समझा दिया, प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है डिक्रीज कर देता है GnRH के लेवल को निगेटिव फीडबैक से। अगर आगे हम लोग देखें बैरियर मेथड, इसको ये बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव में क्या है, ये प्रिवेंट करता है फर्टिलाइजेशन को। कैसे प्रिवेंट करता है अगर हम लोग देखें तो ये प्रिवेंट करता है फर्टिलाइजेशन को मेल और फीमेल के, जो मेल की स्पर्म है और फीमेल के जो ओवम है दोनों को मिलने से रोकता है। ठीक है, अगर हम लोग देखें ये बैरियर मेथड दोनों के लिए होता है, मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी। मेल के लिए है कॉन्डम, ठीक है, जो कि रीयूजेबल नहीं है, फिर उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते, इसका कहने का मतलब ये हुआ। फीमेल के लिए डायफ्राम जो कि दोबारा रीयूजेबल है, और सर्वाइकल कैप्स। ठीक है, इसमें भी क्या था अगर देखा जाए, मैंने आपको बताया था नेचुरल मेथड का भी फेलियर रेट था, बहुत ज़्यादा था। ठीक है, इसका जो फेलियर रेट है उसके मुकाबले कम है नेचुरल मेथड में, और इसको और कम करने के लिए इसमें स्पर्मिसाइडल एजेंट डाला गया जिसके कारण इसके फेलियर रेट और कम हो गया। ठीक है, इसके एक इनडायरेक्ट एडवांटेज है बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव के, और बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवांटेज है। आप देखें तो ये प्रिवेंट करता है STI और STD, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन और डिजीज़ को, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को कैसे ये प्रिवेंट कर देता है इसको। और एक एग्जांपल लेते हैं HIV जैसे होते हैं, HIV इसे भी ये रोकता है। ठीक है, वायरल इन्फेक्शन जो भी होते हैं उसे ये रोक देता है। ठीक है, FTID, ठीक, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जितने भी हैं उसे ये रोकता है। ठीक है, प्रिवेंट करता है बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव। तो आप देख सकते हैं इसके एडवांटेज कितने ही इंपॉर्टेंट एडवांटेज है इसका। अगर आगे हम लोग देखें IUD के बारे में, इसमें क्या करता है, एक फॉरेन बॉडी को इंट्रोड्यूस किया जाता है यूट्रस में। तो मैंने लिखा है इसको कहा जाता है इंट्राइन यूट्राइन डिवाइस। तो इसको करते क्या है, फॉरेन बॉडी इंट्रोड्यूस इनटू यूट्रस। और होता क्या है, कैसे होता है ये हम लोग देखेंगे, फंक्शन कैसे करता है। तो फर्स्ट जनरेशन जो बना था, सबसे पहले फॉरेन बॉडी को जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो यूट्रस में, फर्स्ट जनरेशन वो थे इनर प्लास्टिक के। ठीक है, और उससे अगर एग्जाम्पल देखें तो वो है लाइपेज लूप। ठीक, सेकेंड जनरेशन कॉपर रिलीजिंग थे, जो कि कॉपर रिलीजिंग जो कि स्पर्म मोटिलिटी को इंक्रीज करते थे। तो सेकेंड जनरेशन कौन सा है आप पर, कॉपर रिलीजिंग IUD जो कि CUT। ठीक है, आपके जो भी दूसरे हैं CUT, और दूसरा है मल्टी लोडेड 375। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मल्टी लोडेड 375 इंडिया में ज़्यादा यूज होते हैं। ठीक है, अगर हम लोग थर्ड जनरेशन हार्मोन देखें रिलीजिंग है, तो है थर्ड जनरेशन हार्मोन रिलीजिंग IUD। अगर इसके अंदर हम लोग देखें तो इसके अंदर होते हैं सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, अगर इसका एग्जांपल देखें प्रोजेस्टाफट और LNG25, ये LNG25 मैंने बोल दिया 20 एक्चुअली, ये है दो एग्जांपल इसके। ठीक है, इस दोनों को हम लोग अभी डिटेल में देखेंगे। कॉपर क्या करता है, स्पर्म की मोटिलिटी को इंक्रीज करता है। ठीक, अगर हम लोग आगे देखने से पहले मैं आपको कुछ बता दूं पहले की बात, ये कैसे करता है अगर आप जानना चाहें तो इसमें बहुत सारे इवेंट है। ठीक है, थर्ड जनरेशन जो है एक्चुअली करता क्या है, एंडोमेट्रियम को हॉस्टाइल बना देता है। हॉस्टाइल बनाने से क्या होगा, ये प्रिवेंट कर देगा इम्प्लांटेशन को होने ही नहीं देगा। तो थर्ड जनरेशन हार्मोन रिलीजिंग वाले कर क्या रहे थे, जैसे दो थे प्रोजेस्टाट और आपके LNG20। तो ये क्या करते थे, एंडोमेट्रियम को हॉस्टाइल बना देंगे जिसके कारण प्रिवेंट होगा इम्प्लांटेशन। हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव अगर हम लोग देख लें, ठीक है, देख रहे हैं जो, उसमें सिंथेटिक और प्रोजेस्टेरोन बनते थे जो कि हेल्प करते थे। कैसे करते थे मैं बता दूं, ओरल पिल इंजेक्टेबल होते थे और इम्प्लांट, तीनों अगर इसमें आते थे। तो हमें पढ़ना है यहाँ पे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के बारे में, जो कि कॉम्बिनेशन पिल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अगर इसको लेने के तरीका अगर देखा जाए किस तरीके से एक फीमेल इसे ले सकती है, तो इसको लेने का तरीका है सेकेंड डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। आप सेकेंड डे, दूसरे दिन, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दूसरे दिन से इसे लेना शुरू करें और 21 डेज तक लें। ठीक है, इससे क्या होगा, प्रिवेंट हो जाएगा ओव्यूलेशन। और कैसे होगा मैं आपको बता दूं, पहले से हम लोगों ने जानते हैं कि प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन मिलके निगेटिव फीडबैक इफेक्ट करता है LH और FSH पे। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था LH और FSH मिलकर एक फॉलिकल को डेवलप करता है, प्री ओव्यूलेटरी फेज में इसे डेवलप करता है। पर यहाँ पे प्री ओव्यूलेटरी फेज में पहले से कौन है,
ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, तो उसके निगेटिव फीडबैक करेंगे तो LH और FSH का लेवल वहाँ पे कम हो जाएगा। LH FSH कम होने के कारण क्या होगा, फॉलिकल डेवलप नहीं होंगे। फॉलिकल डेवलप नहीं होंगे तो उसके बाद आपको पता है ओव्यूलेशन जो भी होते हैं वो भी नहीं होंगे, ठीक है। इससे ये मदद करता था। पर एक चीज़ मैं बता दूँ, ये सब स्टेरॉइड थे जो कि स्टेरॉइडल थे जो कि इफ़ेक्ट करते थे। एस्ट्रोजन एक्चुअली इफ़ेक्ट करता था, साइड इफ़ेक्ट दिखाता था किसमें, फीमेल पे। तो हुआ क्या, एक नॉन स्टेरॉइडल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बनाया गया इंडिया में, जो कि बनाए थे CDRI मतलब सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ ने बनाया, और उसका नाम रखा गया सहेली। सबसे ज़्यादा अच्छा एडवांटेज तो ये भी है इसका कि ये 1 वीक का टैबलेट है, इसे 21 दिन तक लगातार नहीं लेना है, वीक में एक बार लेना है, ठीक है। तो ये सहेली इंडिया में बना था 3rd जनरेशन। इसके साइड इफ़ेक्ट थे कम थे और मुकाबले सबके, तो इसके मुकाबले आपने मैंने पहले बताया नेचुरल मेथड में ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट, उससे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट किस में था, उससे कम बैरियर मेथड में, उससे कम किस में था देखा जाए तो आपके IUD में। अब जो हम लोग देखेंगे वो तो उसमें भी उससे भी कम है, ठीक है। एक चीज़ और, जब ये जो मतलब प्रोजेस्टेरोन के लेवल की सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन ले रहा है कोई, और जब उसके बाद उसे बंद करता है तो ब्लीडिंग होगी, क्योंकि हमें पता है प्रोजेस्टेरोन ही एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता था। प्रोजेस्टेरोन का लेवल जैसे कम हुआ तो फिर सपोर्ट हट जाएगा और एंडोमेट्रियम फ्लैग आउट हो जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि आगे ये काम आएगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर हम लोग इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन देखें, मान लीजिए कोई अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, अगर इसे रोकना है तो 72 आवर्स के अंदर अगर रोकना है तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन उसे कहते हैं। और एक एग्जांपल आप इसमें ले सकते हैं IPL, ठीक है। एक चीज़ मैं बता दूं, जितने भी मेडिसिन के बारे में आप देख रहे हैं वो बिना डॉक्टर के एडवाइस के ना लें, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट अगर आपको किसी चीज़ से एलर्जी होगा तो इसके साइड इफेक्ट होंगे, उसके बाद आपको प्रॉब्लम हो सकते हैं, ऐसे भी होते हैं, डेथ भी हो सकती है, ठीक है। आगे अगर हम लोग देखें 72, तो हाई डोजेज ऑफ प्रोजेस्टेरोन। आखिर हाई डोजेज ऑफ प्रोजेस्टेरोन करता क्या है, अगर देखें हाई डोज ऑफ प्रोजेस्टेरोन, तो ये जो है एक्चुअली एंडोमेट्रियम को इतना सिक्रेटरी बनाता है, और एंडोमेट्रियम को सिक्रेटरी बनाने के बाद सडनली जब इसे रोक दिया जाता है तो होता क्या है, एंडोमेट्रियम फ्लग आउट हो जाता है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो गया, फ्लग आउट होगा, उसके बाद वो जो भी इम्प्लांटेशन होने वाले थे वो नहीं होंगे, ठीक। फिर हाई डोज ऑफ आपके लिखे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 नंबर पे, हाई डोज ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, ये भी काम करता है। IUD कैसे काम करता है, मैंने सब पहले ही आपको बता दिया, हॉस्टाइल बना देता है यूट्राइन को, और उसके बाद इम्प्लांटेशन के लिए, यूट्राइन इम्प्लांटेशन के लिए हॉस्टाइल बना देता है यूट्रस को, ठीक है। तो इम्प्लांटेशन होता नहीं है। एक और मेथड है सर्जिकल मेथड, इसकी फेलियर रेट तो उससे भी कम है, पर इसमें डिसएडवांटेज क्या है, अगर आप इसमें सोचिएगा रिवर्सिबिलिटी का, वापस सही करने का, अगर वापस प्रेगनेंसी को लाने का, तो हो नहीं पाता है। इसकी रिवर्सिबिलिटी बहुत ही पुअर होती है, और दोबारा अगर कोई चाहेगा चाइल्ड बर्थ कराने के लिए तो वो पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। होता क्या है, वेसेक्टोमी, जिसमें कट कर दिया जाता है बाफ डिफ्रेम को, उसके बाद फिर टाइड अप कर दिया जाता है, जिसके कारण फिर उसके बाद मेथड जो है ये सर्जिकल मेथड होता है, ठीक। ट्यूबेक्टोमी में देखते हैं फैलोपियन ट्यूब को कट कर दिया जाता है, इसके कारण क्या होगा, जो आपके ओवम आ रहे थे फैलोपियन ट्यूब से वो नहीं पहुँच पाएंगे, तो आपको पता है फिर फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं, ठीक। पर इसकी जो रिवर्सिबिलिटी है बहुत पुअर है, वापस सही होने का, जो अगर कोई चाहे फिर से मतलब अगर कोई चाहे कि सेक्सुअल एक्ट करे उसके बाद बेबी हो जाए तो वो बहुत ही प्रॉब्लम करता है, ये रिवर्सिबिलिटी बहुत ही कम है इसकी। अगर हम लोग देखें तीसरा MTP के बारे में देखें, जिसे हम लोग मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं, तो इसके पढ़ने से पहले मैं एक चीज़ बता दूँ, इससे पहले क्या हो रहा था 1971 से पहले इलीगल अबॉर्शन बहुत हो रहे थे। इलीगल अबॉर्शन होने के कारण हो क्या रहा था कि फीमेल जो भी थे जिसके अबॉर्शन हो रहे थे, तो वो अगर तैयार नहीं है अबॉर्शन के लिए, उसके बॉडी में अगर मान लीजिए उतनी हेल्दी नहीं है वुमेन, तो उसकी डेथ भी हो जा रहे थे, ठीक है। तो इसके लिए सरकार ने MTP लाया, ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। 1971 में एक एक्ट लाया और कुछ कंडीशन को लीगल किया, कुछ कंडीशन में ये लीगल है। और कहाँ पे लीगल है, तो अगर हम लोग देखें कहाँ पे लीगल है, तो गवर्नमेंट अप्रूव्ड सेंटर पे ही लीगल है, जो कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड सेंटर वहाँ लीगल किया गया। और कहाँ मतलब किस किस कंडीशन अगर हम लोग देखें, पहला कंडीशन तो मदर हेल्थ को अगर अफेक्ट पड़ रहा है बेबी होने से, ठीक है, और वो मतलब बेबी को कॉन्सीव नहीं कर पा रही है, ठीक है, कोई दिक्कत हो रहा है उसे, तो ये लीगल है, मतलब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी लीगल है, ठीक है, आप करवा सकते हैं, ठीक। दूसरा था फीटल इशू, अगर मान लीजिए बच्चे में कोई रिस्क है, डेथ बेबी को होने के बाद 2 रिस्क हो सकते हैं, बेबी या तो बेबी मरे हुए हो, या तो दूसरा हो सकता है कि माँ को अफेक्ट करे, तो इसके लिए भी आप कर सकते थे। तीसरा था सेक्सुअल असॉल्ट, मतलब मान लीजिए कोई केस हुआ, रेप हुआ अगर किसी भी कंडीशन में,
तो ये करवा सकते हैं, ठीक है। अब देखें तो भी देखा गया, सरकार ने देखा कि फिर भी ये कम नहीं हो रहा, ठीक है। गवर्नमेंट है हमारे, जो गवर्नमेंट है इंडिया की गवर्नमेंट, उसने देखा फिर भी ये इलीगल अबॉर्शन कम नहीं हो रहा है। तब एक 1975 में एक कंडीशन और ऐड किया गया इसमें, जो था कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर। अगर बाई चांस कोई की मतलब दो कपल के सामने कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर हो जाता है साथ में, ठीक है, तो होता क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर होने के बाद भी करवा सकते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि हर कंडीशन में हो सकता है। कैसे पता चलेगा कि कौन कंडीशन जो है कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर है कि भी नहीं, इसकी तो कोई हार्ड एंड रूल नहीं है। अगर देखा जाए कि अगर एज देखें किस एज में करा सकता है, कितने दिन में करवा सकते हैं, तो अगर हम लोग देखें तो 12 वीक्स जो होते हैं फर्स्ट सेमेस्टर, लीगल एज है 20 वीक्स, ठीक है। और जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें अगर करवाते हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपका आता है 12 वीक्स, ठीक है। 12 वीक्स में एक्चुअली 12 वीक्स में हो जाए तो बढ़िया है, नहीं तो फिर दिक्कत भी होती है बहुत सारी। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होने के फ़ायदे क्या है कि एक ही डॉक्टर की परमिशन चाहिए आपको, ठीक है, गवर्नमेंट अप्रूव सेंटर से एक ही डॉक्टर की चाहिए। पर अगर आप 30 to 20 वीक्स में करते हैं तो 2 डॉक्टर की चाहिए। और आपको हो सके तो जितना पॉसिबल हो सके, अगर देखा जाए तो 20 वीक्स वाले ही सही होते हैं, इसमें जो चांसेस होते हैं रिस्क कम होते हैं, ठीक है। चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग इनफर्टिलिटी के बारे में देखेंगे और कैसे कैसे प्रोसेस होते हैं जिसको हम लोग सही कर सकते हैं वो देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।